हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज C. Stock market investor. Last Saturday, राकेश झुनझुनवाला passed away at the age of 62. उन्हें इंडिया के वॉरेन बफे और बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। उनकी नेटवर्थ है 5.8 बिलियन। उनकी फर्म है रेयर एंटरप्राइजेज विच इज़ एन एसेट मैनेजमेंट फर्म और वो फाउंडर है आकाश एयर के। 2021 में सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिगेट किया था। ही वॉज द 48th richest मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल 15 अगस्त को इंडिया अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है? द आंसर इज C. 76th। आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इंडिया ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट किए हैं और 2022 में हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में इंडिया को लगभग 200 साल के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लाल किले पे हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराते हैं। वहीं 26 जनवरी दैट इज रिपब्लिक डे पे हमारे देश के राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। इस साल 75 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई प्रकार के स्कीम्स और प्रोग्राम्स रन किए हैं। देवर आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त हर घर में तिरंगा लहराया गया। उत्सव 75 जो कि थाने में मनाया गया है। और साथ ही मोदी जी ने अपील की थी सभी भारतवासियों से कि वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को इंडियन फ्लैग से रिप्लेस कर दे फॉर दीज 3 days। इन सब का मकसद यही है कि इंडियंस में नेशनलिज्म की भावनाएं इनकलकेट हो, हम थोड़े से पेट्रियोटिक बने, नेशनलिस्ट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस तारीख को इंडिया पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज B. 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और इसी दिन इंडिया पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करता है। इस दिन की शुरुआत लास्ट ईयर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है हमारे देश को याद दिलाना कि जो पार्टीशन हुआ था उसमें इंडियंस ने कितना सफ़र किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है। इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन, बिकॉज इसे सर रेडक्लिफ ने तैयार किया था। इस पार्टीशन ने कुछ 10 से 20 मिलियन पीपल को रिलीजन के बेसिस पर डिस्प्लेस किया है। इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शहर में वर्ल्ड का हाईएस्ट चेनाब रेलवे ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज A. श्रीनगर। इस ब्रिज की एग्जैक्ट लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट। चेनाब रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है और इसके गोल्डन जॉइंट को इनॉग्रेट किया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद इस ब्रिज के द्वारा श्रीनगर पहली बार पूरे इंडिया से लिंक होगा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है जो कि चेनाब रिवर के ऊपर है और इसकी ओवर आर्च डेक को इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये ब्रिज फेमस है अपनी इंट्रिकेट इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की वजह से। साथ ही इस ब्रिज को बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं, लाइक जियोलॉजी, हार्श टेरेन, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, रिवर्स बहुत ओवरफ्लो करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने इनमें से किस कंट्री की फुटबॉल एसोसिएशन को यूनानिमसली सस्पेंड कर दिया है? द आंसर इज B. इंडिया। इंडिया की फुटबॉल एसोसिएशन का नाम है AIFF दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके हेड और प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल पटेल जो कि फीफा के काउंसिल मेंबर भी थे। इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने से मना कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उन्हें हटा दिया और एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जो कि AIFF को रन करेंगे। फीफा जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है वो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस को अलाउ नहीं करती है, जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है यहाँ पे। दैट इज़ वाई उन्होंने इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया गया है। इस सस्पेंशन का मतलब है अब इंडिया की कोई भी फुटबॉल टीम, चाहे वो मेंस हो, वुमेंस हो या कोई क्लब टीम हो, वो अब नहीं खेल सकती है। इंडिया में जो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 होने जा रहा था वो भी अब सस्पेंडेड रहेगा।
ऐसा माना जा रहा है कि सस्पेंशन एक शॉर्ट टर्म सस्पेंशन है और जैसे ही इस कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया जाएगा, AIFF को उनकी पूरी पावर्स और उनका फुल कंट्रोल मिल जाएगा, ये सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनी पोलो एयरपोर्ट इनमें से किस स्टेट में लोकेटेड है? द आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का थर्ड एयरपोर्ट है। इसका नाम था होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है। इसका नया नाम रखा गया है डोनी पोलो। डोनी का मतलब है सन और पोलो का मतलब है मून। ये एक एनर्जी एफिशिएंट एयरपोर्ट है, मींस यहाँ पे जो भी अप्लायंसेज, जो भी एनर्जी यूज हो रही है दैट इज टोटली रिन्यूएबल, विच इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम सन, वाटर, विंड एटसेट्रा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिटी 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज सी, कोलकाता। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEAI, ये दोनों मिल करके इस इवेंट को होस्ट करेंगे कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, उस शहर में। 2021-22 में इंडिया ने कुछ 13.5 लाख टन ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिनकी वर्थ है $7.76 बिलियन। ये अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट रहा है इंडिया का। और इस एक्सपोर्ट में श्रिम्प का जो प्रोडक्शन है उसने 1 मिलियन मैट्रिक टन के लेवल को क्रॉस किया है। सो दिस मीटिंग इज इम्पॉर्टेंट ताकि इंडिया इस फील्ड में और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा की डॉल्फिन रिवर और इंडियन नेशनल फिश है इंडियन मैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेट ग्रिड दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, पीयूष गोयल। नेट ग्रिड एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है जिसका काम है टेररिज्म को रोकना बाय प्रोवाइडिंग डेटाबेसेस ऑफ वेरियस कोर सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती हैं। ये 21 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को कलेक्ट करता है, उनका एक पैटर्न तैयार करता है जिसको इजीली समझा जा सके बाय द सिक्योरिटी एजेंट्स अराउंड द क्लॉक। बेसिकली नेट ग्रिड टेररिज्म को रोकने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करता है, उसका एक पैटर्न बनाता है और उसको एक्सेसिबल बनाता है फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज लाइक IB, रॉ एटसेट्रा। ये ऑपरेशनल है 31 दिसंबर 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सॉस इंडिया के सर्वे के मुताबिक इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है? द आंसर इज बी, डिफेंस फोर्सेस। इप्सॉस ग्रुप एक मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की हाईएस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है डिफेंस फोर्स, उसके बाद आता है RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन थर्ड रैंक पे है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज ऑफिस, फोर्थ रैंक पे है सुप्रीम कोर्ट और फिफ्थ रैंक पे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फिल्म को 13th एडिशन ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? द आंसर इज A, 83। मेलबर्न इज अ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे इंडियन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 83 को, जो कि कपिल देव के ऊपर बेस्ड है, जिनकी वजह से इंडिया को 1983 में क्रिकेट में वर्ल्ड कप मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गोज टू शुजीत सरकार फॉर सरदार उधम एंड अपर्णा सेन फॉर द रेपिस्ट। बेस्ट एक्टर इज रणवीर सिंह फॉर द मूवी 83, एक्ट्रेस शेफाली शाह फॉर द मूवी जलसा। बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है मुंबई डायरीज 26/11 को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मोहित रायना को फॉर द सेम सीरीज। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है साक्षी तंवर को फॉर द सीरीज माई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कपिल देव को और वहीं लीडरशिप इन सिनेमा का अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को इंडिया ने 15 अगस्त को अपना डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है? रिकॉनेसेंस का मतलब होता है दुश्मन को लोकेट करने के लिए मिलिट्री द्वारा किया गया सर्विलेंस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, श्रीलंका। ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास था और ये बहुत ही वर्सेटाइल मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसे डेवलप किया गया है टू मीट रिक्वायरमेंट्स लाइक यूटिलिटी एंड कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट लाइक डेली का आवागमन, थर्ड लेवल सर्विसेज, एयर टैक्सी ऑपरेशंस जैसे इमरजेंसी में आपको कहीं पे पहुंचना है थ्रू एयर, कोस्ट गार्ड ड्यूटीज एंड मैरीटाइम सर्विलेंस दैट मीन्स समुद्र तट पर नजर रखने के लिए। एज वी ऑल नो, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और वहाँ पे जो क्राइम्स हैं लाइक ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और अदर ऑर्गेनाइज फॉर्म्स ऑफ क्राइम, ये सभी कोस्टल वाटर्स के थ्रू होता है। श्रीलंका की करंट प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंह, वहीं इंडिया के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS है हरि कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के MD के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, राजकिरण राय जी। एज द नेम सजेस्ट, इस इंस्टीट्यूशन का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। बेसिकली ये एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस और रीफाइनेंस करती है जिन्हें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये ज़रूरत कोई नॉर्मल कमर्शियल बैंक पूरी नहीं कर सकता है। ये इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए इनका जो सोर्स ऑफ फंड होता है दैट इज़ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इन सम प्रोजेक्ट्स। इस इंस्टीट्यूशन का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन पार्टिसिपेशन को ऑर्गेनाइज और फैसिलिटेट करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और साथ ही कभी अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसे रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना। This institution came into force recently on 19th April 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने अपनी पहली ब्रांच डेडिकेट की है टू स्टार्टअप्स इन कोरमंगला, बेंगलुरु? द आंसर इज ए, SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और वर्ल्ड का 43rd लार्जेस्ट बैंक है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसके प्रेजेंट चेयरमैन है दिनेश खरा। बेंगलुरु में कोरमंगला और इंदिरा नगर ऐसी जगह है जहाँ पे सिटी के बिगेस्ट स्टार्टअप हब्स हैं, इसीलिए SBI की इस ब्रांच को कोरमंगला में ओपन किया गया है। ये ब्रांच पूरे एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो भी नीड्स हैं उनको फाइनेंस करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, अनुज पोद्दार। बजाज इलेक्ट्रिकल्स बजाज ग्रुप का ही एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अनुज पोद्दार, जो कि अब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे। इस कंपनी में चेयरमैन और MD की 2 अलग अलग पोस्ट हैं। तो शेखर इलेक्ट्रिकल्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे शेखर बजाज। टॉकिंग अबाउट बजाज ग्रुप, एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसकी स्थापना 1926 में जमनालाल बजाज ने मुंबई में की थी। इस ग्रुप में कुछ 34 कंपनीज है और इसकी फ्लैगशिप कंपनी है बजाज ऑटो, जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट 2 and 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन सर्विस की शुरुआत की है? द आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरियाज में मेडिसिन और वैक्सीन्स को डिलीवर किया जाएगा। इस प्रोग्राम की फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है फ्रॉम सेपा टू चायोंग ताजो इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे फंड किया है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने। इसे एग्जीक्यूट किया गया है बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप रेड विंग लैब्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था हेल्थ केयर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना, सो दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज UNCC के नए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, सिमोन स्टिल। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और उन्होंने ही सिमोन को अपॉइंट किया है। सिमोन इज फ्रॉम ग्रेनाडा विच इज अ कैरिबियन कंट्री। UNCC के कई नाम और कई रूप आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सभी UNCC का ही पार्ट है। UNCC की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं हर साल होती हैं अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। इन फॉर्मल मीटिंग्स का नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, जो कि इनके मेंबर कंट्रीज अटेंड करते हैं। इन मीटिंग्स में डिस्कस किया जाता है कि UNCC में जो डिसाइड किया गया था बेस्ड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, उसके बेसिस पे कंट्रीज का क्या स्टेटस है, वो किस हद तक क्लाइमेट चेंज को डील कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था। इसका लॉन्ग टर्म गोल है टेम्परेचर का जो राइज है उसे बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ले जाना, विच इज़ अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और इसको धीरे धीरे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना। दैट मीन्स आने वाले समय में जो मीन ग्लोबल टेम्परेचर है वो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े। इसके अलावा बाय द मिडल ऑफ द 21st सेंचुरी जो भी कंट्रीज हैं दे शुड अटेन नेट जीरो स्टेटस। दैट मीन्स या तो कंट्रीज कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जीरो रखें, या फिर जितना एमिट कर रही हैं उतना ही एब्जॉर्ब कर ले, ताकि एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वो नेट जीरो रहे। 1.5 डिग्री सेल्सियस मीन ग्लोबल टेम्परेचर राइज को अटेन करने के लिए जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें अपने ग्लोबल एमिशंस कुछ 50% तक कम करने होंगे बाय 2030। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो अकॉर्ड 1992 में साइन किया गया UNCC का ही एक पार्ट है।
जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी एक फिक्स मैंडेटरी लिमिट होगी अबाउट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो उससे ज़्यादा एमिशंस नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है एनवायरनमेंट में, इसलिए ये मैंडेटरी लिमिट डेवलप्ड नेशंस पे है। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी बर्लिन में 1995 में। इस साल 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है इजिप्ट में, अगले साल होगी दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? द आंसर इज डी, अरविंद केजरीवाल। मेक इन इंडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि इंडिया कम से कम इंपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हों। वहीं केजरीवाल जी कैंपेन लेके आए हैं जिसका नाम है मेक इंडिया नंबर 1, जो कि एक नेशनल कैंपेन है और वो चाहते हैं कि इंडिया एक सुपर रिच कंट्री बने, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बने, फ्री ऑफ हेट्रेड एंड एनिमिटी। और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को भी इस मिशन को, इस कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है आम आदमी पार्टी और उनका ये जो नेशनल एम्बिशन है, दिस इज जस्ट अहेड ऑफ 2024 जनरल इलेक्शंस और आने वाले कुछ दिनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन्हें इस मिशन से काफ़ी फायदा मिलेगा। इस मिशन के तहत उन्होंने 5 पॉइंट विजन दिया है फॉर गुड गवर्नेंस एंड दोज 5 पॉइंट्स आर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, respect, dignity, equality and safety for women and a fair price for farm crops. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य ऐसे पहला राज्य बना है टू रिसीव हर घर जल सर्टिफिकेशन? द आंसर इज बी, गोवा। हर घर जल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मिशन है हर घर तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना थ्रू टैप वाटर इन द रूरल एरियाज बाय 2024। गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन तीनों जगहों की जो विलेजेस हैं वहाँ की ग्राम सभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये मेक श्योर किया कि हर घर तक वाटर कनेक्शन हो, टैप्स हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस हो और कोई भी बचना नहीं चाहिए एंड दे हैव अचीव्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किस राज्य में पहली स्टील स्लैग रोड बनाने जा रहा है? द आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। स्टील स्लैग रोड बनती है स्टील इंडस्ट्री के स्टील वेस्ट से। इस केस में किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग और क्रशिंग नहीं होती है। स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट को एक एग्रीगेट मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है और उसे ही कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इससे जो रोड्स बनती है वो ड्यूरेबल होती है, वो हैवी रेन और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी नहीं टूटती हैं। ऐसी पहली रोड बनी थी गुजरात के सूरत सिटी में, जिसे CSIR ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब BRO अरुणाचल प्रदेश में रोड्स बनाने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्लाइमेट कंडीशंस एडवर्स है, उन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने गुड फेलोज नामक फर्म को लॉन्च किया है जो कि सीनियर फोक्स को कंपेनियनशिप सर्विसेज ऑफर करती है? द आंसर इज डी, रतन टाटा। रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एंड ही इज़ अ वेरी बिग फिलॉन्थ्रोपिस्ट ऑल्सो। उन्होंने गुड फेलोज के लिए सीड कैपिटल दिया है। गुड फेलोज एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि यंगस्टर्स को सीनियर सिटीजन से कनेक्ट करता है। ये उन यंग ग्रेजुएट्स को हायर करता है जिनकी राइट एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है, सीनियर सिटीजन क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ डे स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं और उनका काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी देयर टास्क ऑल्सो। इस कंपनी ने अपना बीटा टेस्ट पास किया है और ये सर्विसेज अब मुंबई में अवेलेबल हैं। इनकी नेक्स्ट टारगेट सिटीज़ है पुणे, चेन्नई एंड बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री FIBA अंडर 18 वुमेन्स एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज डी, इंडिया। ये एशिया जोन की 18 ईयर्स से कम उम्र की लड़कियों की बास्केटबॉल चैंपियनशिप है। जो 4 टीम्स इस चैंपियनशिप को टॉप करेंगी, दे विल क्वालिफाई फॉर द FIBA अंडर 19 वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। कर्नाटक के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट डॉक्टर नारायण गौड़ा ने ईरान में FIBA अंडर 18 मेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेलने जा रही इंडियन टीम को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तारीख को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 19 अगस्त। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का एम है टू क्रिएट अवेयरनेस, शेयर आइडियाज एंड एनकरेज पीपल टू टेक अप फोटोग्राफी।
ये सेलिब्रेशन आर्ट ऑफ फोटोग्राफी को ट्रिब्यूट पे करता है और पैशनेट फोटोग्राफर्स को एनकरेज करता है दैट दे शुड कम टुगेदर एंड शेयर देयर वर्क। साथ ही ये लोगों को मोटिवेट भी करता है दैट दे शुड परस्यू फोटोग्राफी एज अ करियर और हॉबी। इस साल की थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बनी है जो कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन करेगी थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? द आंसर इज ए, झारखंड। झारखंड का डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट विच इज़ अ ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी, इन दोनों ने मिल करके झारखंड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सीड डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बेसिकली सीड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एक सप्लाई ऑर्डर इशू करता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सीड्स की डिमांड प्लेस करता है, उसके बाद किस प्रकार गवर्नमेंट सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज के थ्रू सीड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और फाइनली फार्मर्स तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही हांडी इनमें से किस राज्य का ऑफिशियल स्पोर्ट होगा? द आंसर इज बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र जगह जगह प्रो दही हांडी कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू इन गोविंदास को जॉब भी मिलेगी। अगर उनकी जान चली जाती है तो उन्हें 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अगर वो पार्शियली हैंडीकैप हो जाते हैं तो उन्हें 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखते हैं आखिरी सवाल, इंडिया की पहली सलाइन वाटर लैंटेन का नाम क्या है? द आंसर इज बी, रोशनी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है जितेंद्र सिंह और उन्होंने रोशनी को लॉन्च किया है। एक प्रकार का एलईडी दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड लैंप है जो कि सी वाटर को यूज करता है फॉर इट्स पावर। ये प्रोजेक्ट मोदी जी की उजाला स्कीम को भी बूस्ट करेगा जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत पूरे देश में एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। ये लॉन्चिंग हुई है चेन्नई में, जहाँ पे जितेंद्र सिंह जी पहुंचे थे टू विजिट सागर अन्वेषिका, जो कि एक कोस्टल रिसर्च वेसल है which is operated by National Institute of Ocean Technology Chennai for marine research. So students, that is the end. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।